भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 की। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना बिल्कुल एक नया घर बनाने जैसा होता है। सबसे पहले आपको जमीन की आवश्यकता होती है, एक टेरिटरी चाहिए होती है जहां उस घर की नींव रखी जा सके। राइट, बिना जमीन के तो घर बन ही नहीं सकता। सही कहा। और जब वह जमीन मिल जाती है, वो भौतिक ढांचा खड़ा हो जाता है, तब बारी आती है ये तय करने की कि उस घर की चाबियां किसके पास होंगी, वहां रहने वाले लोग कौन होंगे और उन्हें क्या अधिकार मिलेंगे। अच्छा, मतलब जमीन वाला हिस्सा हमारा भाग 1 हो गया और उसमें रहने वाले लोग भाग 2। ये घर वाला रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग संविधान को केवल कानूनी दस्तावेजों या अनुच्छेदों का एक शुष्क पुलिंदा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये देश की पहचान का सबसे जीवंत ढांचा है। किसी भी नागरिक के अधिकारों पर बात करने से पहले उस भौगोलिक स्थिति को परिभाषित करना अनिवार्य हो जाता है जहां वे अधिकार लागू होंगे। इसीलिए निर्माताओं ने सबसे पहले भाग 1 को रखा, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक विस्तारित है। इससे समझे बिना नागरिकता की बात करना तो हवा में महल बनाने जैसा होगा। तो सर, इस भौगोलिक नींव से ही शुरुआत करते हैं फिर। अनुच्छेद 1, जिसका शीर्षक है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है कि आधिकारिक तौर पर देश के 2 नाम संविधान में दर्ज किए गए हैं। इंडिया, दैट इज भारत। ये क्यों किया गया था? यह दरअसल पुरातन संस्कृति और आधुनिक पहचान का एक अनूठा संगम है। एक तरफ हमारी परंपरा और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने वाला नाम। लेकिन इसके तुरंत बाद संविधान में एक और बड़ी बात लिखी है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मेरा एक डाउट था यहाँ पर, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल न करके यूनियन शब्द चुनने के पीछे आखिर क्या विशिष्ट मंशा रही होगी? जैसे अमेरिका भी तो स्टेट से मिलकर बना है, वहाँ तो फेडरेशन यूज होता है। यही तो कैच है। इस यूनियन शब्द के चुनाव में ही भारत की पूरी राजनीतिक स्थिरता का राज छिपा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर बहुत स्पष्ट रूप से जोर दिया था। अमेरिका का उदाहरण लो तो वहां का देश राज्यों के बीच एक आपसी समझौते का यानी एक एग्रीमेंट का नतीजा है। वहां राज्य एक साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया। ओ, मतलब उन्होंने मिलकर देश बनाया। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसका अर्थ है कि यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कानूनी प्रभाव यह है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा जरूर गया है, लेकिन देश एक अखंड इकाई है। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन सर, एक और तकनीकी पहलू पर स्पष्टीकरण चाहिए था। अनुच्छेद 1 को पढ़ते हुए 2 शब्द बार बार आते हैं और इसमें हमेशा उलझन होती है। एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया और दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया। आम बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। कानूनी दृष्टि से इनमें क्या फर्क है? ये उलझन आमतौर पर सबको होती है, लेकिन इनका कानूनी दायरा बिल्कुल अलग है। देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का राज्य क्षेत्र एक बेहद व्यापक और बड़ा शब्द है। इसके अंदर 3 अलग अलग श्रेणियां आती हैं। पहली श्रेणी में हमारे विद्यमान 28 राज्य आते हैं। ओके, स्टेट्स हो गए, और बाकी 2 श्रेणियां? दूसरी श्रेणी में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आते हैं, जिन पर सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। और तीसरी सबसे दिलचस्प श्रेणी है एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिग्रहित कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं तो उसमें केवल और केवल वह राज्य आते हैं जिनके साथ केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का बंटवारा करती है, यानी संघीय व्यवस्था के सदस्य। अच्छा, अब समझ आया। तो सरल शब्दों में टेरिटरी एक बड़ा कैनवस है जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, जबकि यूनियन उस कैनवस पर बने हुए मुख्य चित्र हैं, यानी सिर्फ स्टेट्स। एकदम सही रूपक पकड़ा आपने। अब अगर इस कैनवस में कुछ नए रंग जोड़ने हो यानी नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण करना हो तो अनुच्छेद 2 और 3 सामने आते हैं। और यहीं पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। बाहर से देखने पर लगता है कि नए राज्यों को शामिल करना और उनका निर्माण करना एक ही प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। इन दोनों को अलग अलग अनुच्छेदों में रखने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि दोनों की परिस्थितियां भौगोलिक रूप से एकदम विपरीत हैं। इसे आंतरिक और बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल के चश्मे से देखना चाहिए। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है।
ये बाहरी क्षेत्रों के प्रवेश का कानूनी रास्ता है। बाहरी क्षेत्र जैसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसका हमारे इतिहास में? हाँ, इसका सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण सिक्किम का है। आजादी के वक्त सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, वह एक अलग व्यवस्था थी। बाद में 1975 में 35th और 36th संविधान संशोधन के माध्यम से उसे भारत के संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। ये प्रवेश अनुच्छेद 2 की शक्तियों के तहत हुआ। तो अनुच्छेद 2 दरवाजा है उनके लिए जो बाहर से आना चाहते हैं। राइट। इस हिसाब से अनुच्छेद 3 उन कमरों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए होगा जो पहले से इस घर के अंदर है। बिल्कुल सटीक। अनुच्छेद 3 पूरी तरह से इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में है। भारत की विद्यमान सीमाओं के भीतर अगर कोई बदलाव करना है तो वह शक्ति अनुच्छेद 3 से आती है। किसी राज्य का विभाजन करके नया राज्य बनाना, 2 राज्यों को मिलाना, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटाना या बढ़ाना, या यहां तक कि किसी राज्य का नाम बदलना, ये सब अनुच्छेद 3 के दायरे में आता है। जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ था, राइट? हाँ बिल्कुल। या फिर जैसे उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा रखा गया। ये सब भारत की आंतरिक सीमाओं और पहचान का पुनर्गठन था। यहाँ तक तो आंतरिक और बाहरी का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है सर, लेकिन स्टडी गाइड में इसकी जो कानूनी प्रक्रिया दी गई है वो सच में हैरान करने वाली है। इसमें लिखा है कि किसी भी राज्य की सीमा या नाम बदलने वाला बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। हाँ, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। और उसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि उस राज्य की राय संसद पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं होती। संसद चाहे तो पूरे राज्य की राय को खारिज कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और उससे भी बड़ी बात, संसद इस इतने बड़े बदलाव को केवल सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास कर सकती है। इस पर सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये प्रक्रिया थोड़ी असंतुलित नहीं है? एक पूरे राज्य का अस्तित्व बदला जा रहा है और संसद बिना किसी विशेष बहुमत के ये कर सकती है। ये जो हैरानी है ना, यही संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी दूरदृष्टि थी। अगर हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो 1947 में भारत का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। देश लगभग 560 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। उन सबको एक झंडे के नीचे लाना एक अभूतपूर्व चुनौती थी। राइट। तब तो यूनिफिकेशन चल रहा था। संविधान बनाने वालों को यह बात भली भांति पता थी कि जो नक्शा 1950 में बन रहा है वो स्थायी नहीं हो सकता। भाषा के आधार पर या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को भविष्य में कई बार पुनर्गठित करना पड़ेगा। अगर अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया को कठोर बना दिया जाता तो क्या होता? तो शायद नए स्टेट्स बन ही नहीं पाते। बिल्कुल। अगर हर बदलाव के लिए 2/3 विशेष बहुमत या संविधान संशोधन की शर्त रख दी जाती तो देश का आंतरिक विकास और राज्यों का पुनर्गठन हमेशा के लिए अटक जाता, राजनीतिक डेडलॉक बन जाता। वाकई उस परिपेक्ष में देखें तो वह लचीलापन एक मजबूरी भी थी और जरूरत भी। और यहीं पर अनुच्छेद 4 आकर इस पूरी कानूनी व्यवस्था को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। अनुच्छेद 4 साफ शब्दों में ये घोषित कर देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये एक प्रकार का कानूनी शॉर्टकट था जिसने 1950 और 1960 के दशकों में भाषाई राज्यों के निर्माण को संभव बनाया बिना किसी संवैधानिक संकट के। हाँ, और इस लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण हमारा आज का नक्शा है। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू होकर आज हम 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचे हैं। ये सब अनुच्छेद 3 और 4 के द्वारा प्रदान की गई शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तो सर, अब जब हमारे घर का भौतिक ढांचा तय हो गया है, जमीन का बंटवारा हो चुका है, तो चर्चा की दिशा को उस ओर मोड़ते हैं जिसमें इस ढांचे के भीतर धड़कने वाली आत्मा का जिक्र है, यानी देश के लोग। संविधान का भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को परिभाषित करता है। सही कहा। किसी भी आम इंसान के लिए नागरिकता शायद एक पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड तक सीमित हो, लेकिन संविधान इस कानूनी संबंध को अलग दृष्टि से देखता है। संवैधानिक दृष्टि से नागरिकता किसी भी स्टेट और व्यक्ति के बीच का एक अटूट कानूनी और भावनात्मक संबंध है। ये केवल एक कागजी पहचान नहीं है। तो फिर ये क्या है असल में? यह उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसके बदले में राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की गारंटी है। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है
कि भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाया गया है, जो बेसिकली यूके के मॉडल से प्रेरित है। इस एकल नागरिकता का आखिर मूल उद्देश्य क्या था सर? क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में तो ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक देश की और एक उस राज्य की जहां व्यक्ति रहता है। भारत ने वह रास्ता क्यों नहीं चुना? उसके पीछे भारत की विविधता और उस समय की परिस्थितियां बहुत बड़ा कारण थी। भारत में भाषा, धर्म और संस्कृति की इतनी विविधता है कि अगर राज्यों की अलग नागरिकता दे दी जाती तो क्षेत्रीयवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियां हावी हो सकती थीं। एकल नागरिकता ने यह सुनिश्चित किया कि चाहे आप केरला में पैदा हुए हों या कश्मीर में, आपकी बुनियादी पहचान सिर्फ भारत माता के प्रति होगी। अच्छा, इसीलिए हम सब सिर्फ इंडियन हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो। एकदम, आपके अधिकार पूरे देश में एक समान होंगे और नागरिक होने के नाते उन्हें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार मिलते हैं जो किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत आने वाले अधिकार। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों की धरोहर हैं। ये यूनिटी लाने का एक बहुत ही सटीक औजार था। लेकिन सर, इस व्यवस्था को कानूनी रूप देना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। अगर हम 1947 के उस विशाल जनसंख्या की यह संकट को याद करें, देश का विभाजन हो रहा था, लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, एक तरफ से ट्रेनें भरकर आ रही थीं, दूसरी तरफ जा रही थीं। ऐसे अराजक माहौल में आखिर संविधान निर्माताओं ने ये कैसे तय किया कि भारत का नागरिक कौन होगा? वाकई वो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक पजल था। ऐसे माहौल में नागरिकता के नियम बनाना एक अग्नि परीक्षा थी। इस अफरा तफरी को सुलझाने के लिए ही अनुच्छेद 5, 6 और 7 बनाए गए थे। इन्हें एक एक करके समझना जरूरी है। हाँ सर, प्लीज इनको थोड़ा डिटेल में बताइए। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 5। ये उन लोगों के लिए था जो विभाजन की इस उथल पुथल के बीच में भारत में ही थे। ये कहता था कि अगर किसी व्यक्ति का स्थायी निवास यानी डोमिसाइल भारत में है और वो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो वो नागरिक माना जाएगा। वह 3 शर्तें क्या थी? पहली, या तो उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो। दूसरी, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म यहां हुआ हो। या तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से यहां निवास कर रहा हो। ये सबसे बुनियादी नियम था। ये तो उनके लिए तुले जिन्होंने पलायन नहीं किया, लेकिन वो विशाल जनसमूह जो उस लकीर को पार करके पाकिस्तान से भारत पहुंचा था, अपना सब कुछ छोड़कर, उनका क्या? उनके लिए अनुच्छेद 6 का प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत माइग्रेट करने वालों की नागरिकता तय करता था, लेकिन चूंकि आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी तो प्रशासन को एक व्यवस्था बनानी पड़ी। यहाँ एक डेट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, 19 जुलाई 1948। इस डेट का क्या सिग्निफिकेंस है सर? ये वो डेट थी जब दोनों देशों के बीच एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था ताकि आने जाने वालों का कोई रिकॉर्ड रखा जा सके। अनुच्छेद 6 ने इस तारीख को एक विभाजक रेखा मान लिया। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था तो उसे सामान्य रूप से नागरिकता मिल गई। लेकिन अगर कोई इस तारीख के बाद आया तो उसके लिए प्रोसेस अलग था। हाँ, अगर कोई बाद में आया तो उन्हें पहले एक आधिकारिक अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और इसके लिए शर्त ये थी कि उन्हें भारत में आकर कम से कम 6 महीने तक निवास करना अनिवार्य था, तभी वो अप्लाई कर सकते थे। ये परमिट सिस्टम असल में उस अराजकता को कानूनी रूप से नियंत्रित करने का एक तरीका था। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी तो था सर, वो लोग जो घबराहट में 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले तो गए थे, लेकिन वहां के हालात देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें भारत लौटना है। क्या संविधान ने ऐसे लौटने वालों के लिए भी कोई दरवाजा खुला रखा था? हाँ, और यही संविधान की मानवीयता को दर्शाता है। अनुच्छेद 7 इसी वर्ग के लिए बनाया गया था। हालांकि आम नियम यह था कि जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां से रीसेटलमेंट परमिट लेकर स्थायी रूप से भारत लौटने के इरादे से वापस आता है तो उसे वापस अपना लिया जाएगा। और उनके लिए प्रोसीजर क्या था? वही 6 महीने वाला? बिल्कुल सटीक। ऐसे व्यक्ति को भी बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी जो 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों के लिए थी, यानी 6 महीने का निवास और फिर रजिस्ट्रेशन। तो ये तीनों अनुच्छेद मिलकर उस वक्त के अराजक माहौल में एक बहुत ही सटीक फिल्टर का काम कर रहे थे। लेकिन गाइड में एक और अनुच्छेद उभर कर आता है, अनुच्छेद 8,
जो लोग उस वक्त भारत की सीमाओं के भीतर नहीं थे, यानी जो विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग थे, उनका क्या? ये निर्माताओं की एक और दूरदृष्टि थी। ऐसे लोग जिनका या जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, पर वह किसी और देश में रह रहे थे, वे अपने संबंधित देश के भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिकता ले सकते थे। विदेश में बसे भारतीयों के विशाल नेटवर्क को राष्ट्र निर्माण से जुड़े रखने का ये एक तरीका था। एकदम। सर, इन सभी नियम कानूनों को तय करने के बाद गाइड में लिखा है कि संविधान ने अनुच्छेद 9 के तहत एक बहुत ही कड़ी लकीर खींची है। हाँ, अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता को पूरी कठोरता से लागू करता है। ये स्पष्ट घोषणा करता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी वॉलंटियरली किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी क्षण स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। ओह, मतलब भारत में दो नौकाओं ने पैर रखने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन सर, जब किसी व्यक्ति की पहचान को टर्मिनेट करने का नियम इतना सख्त हो तो एक डर भी पैदा होता है। क्या सरकारें अपने मनमाने ढंग से किसी नागरिक की नागरिकता छीन सकती हैं? इस चीज को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय थे? इसी भय को दूर करने के लिए अनुच्छेद 10 और 11 सामने आते हैं। अनुच्छेद 10 हर नागरिक को यह आश्वासन देता है कि उसकी नागरिकता एक स्थायी अधिकार है। कोई भी सरकार मनमाने ढंग से यानी आर्बिट्रली किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती। ये केवल तभी जा सकती है जब वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत आए। यह एक बहुत बड़ा कानूनी कवच था। और सर, अनुच्छेद 11 का क्या रोल है इसमें? अनुच्छेद 11 इस व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली प्रावधान है। इसने संसद को नागरिकता से जुड़े हर एक पहलू पर कानून बनाने की एब्सोल्यूट पावर यानी पूर्ण शक्ति दे दी। यहाँ ये नोट करना अनिवार्य है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नागरिकता के मामले में 0 अधिकार हैं। ये पूरी तरह से पार्लियामेंट का विषय है। ये बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक के जो नियम थे वो मुख्यतः 1947 और 1950 की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए थे, एक फ्रीज फ्रेम जैसा। लेकिन भविष्य के लिए नियम किसने बनाए? उसके लिए अनुच्छेद 11 के तहत संसद ने अपनी उस असीम शक्ति का उपयोग किया और एक व्यापक कानून बनाया जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं। यही वो कानून है जो आज की तारीख में तय करता है कि आखिर हम नागरिक कैसे बनते हैं। मतलब ये कानून पिछले 70 दशकों से हमारी जनसंख्या की चला रहा है। बिल्कुल। समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं। इस कानून ने मुख्य रूप से नागरिकता प्राप्त करने यानी एक्विजिशन के 5 तरीके बताए हैं, जिसे याद रखने के लिए BDRNT मिनोमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। BDRNT, एक बार इन्हें ब्रेक डाउन कर दीजिए सर। जरूर। B से बर्थ यानी जन्म से, जो सबसे आम है। D से डिसेंट यानी वंश के आधार पर, उनके लिए जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ पर माता पिता भारतीय हैं। R से रजिस्ट्रेशन, जिसमें आमतौर पर 7 साल का निवास जरूरी होता है। N से नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण, और T से टेरिटरी, अगर भारत कल को कोई नया क्षेत्र अधिग्रहित करता है तो वहां के लोग स्वतः नागरिक बन जाएंगे। सर, इन 5 तरीकों में से मैं N यानी देशीकरण या नेचुरलाइजेशन पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। गाइड में जो शर्तें दी हैं, एक विदेशी को कम से कम 11 साल से अधिक भारत में निवास करना होता है, उसका चरित्र बेदाग होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ये कंडीशंस हैं। पर ये प्रक्रिया इतनी लंबी और मुश्किल क्यों है? क्या ये इंटेंशनली विदेशियों को दूर रखने का एक बैरियर है? इसे बैरियर नहीं बल्कि राष्ट्रीय निष्ठा और सांस्कृतिक समावेश का एक पैरामीटर माना जाना चाहिए। नागरिकता कोई क्लब की मेंबरशिप तो है नहीं जिसे फीस देकर खरीदा जा सके। ये एक देश की आत्मा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। 11 साल का लंबा निवास, यहाँ की भाषा सीखना, ये सब इस बात की कसौटी है कि वो विदेशी व्यक्ति हमारे समाज में पूरी तरह से घुल मिल गया है। अच्छा, मतलब ये राष्ट्र के प्रति एक भावनात्मक और व्यावहारिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का तरीका है। एकदम सही। अब बात आती है नागरिकता खत्म होने की। इस अधिनियम में नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताए गए हैं, जिन्हें हम RTD कह सकते हैं। पहला है रेनुंसिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग, जहां कोई व्यक्ति खुद कहता है कि मैं अब भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहता। और T से क्या होगा सर? T से टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी। ये वही अनुच्छेद 9 वाला नियम है कि जैसे ही आप दूसरी नागरिकता लेते हैं, भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाती है। और सबसे कठोर तरीका है D यानी डेप्रिवेशन, वंचित करना।
वंचित करना यानी सरकार द्वारा जबरन नागरिकता छीन लेना, इसकी क्या कानूनी शर्तें हैं? इसके कारण बेहद गंभीर होते हैं। जैसे अगर सरकार को पता चले कि नागरिकता धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेज से प्राप्त की गई थी, या कोई संविधान के प्रति खुलेआम निष्ठाहीन साबित हो जाए। युद्ध के समय दुश्मन देश के साथ गैर कानूनी व्यापार करना भी एक बड़ा कारण है। ये सरकार द्वारा उठाया गया एक दंडात्मक कदम होता है। समझ गई सब। अगर हम इस पूरी विस्तारित चर्चा को समेटें तो भाग 1 एक भौतिक ढांचा और जमीन का कानूनी आधार तय करता है, और भाग 2 बताता है कि इस मिट्टी पर रहने वाले लोग कौन हैं, उनके क्या अधिकार हैं, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियम क्या हैं। बिल्कुल, ये जानना सच में रोचक है कि जब कोई भारतीय नागरिक अपना वोट डालता है या अपना पासपोर्ट गर्व से दिखाता है, तो वह असल में इन्हीं 11 अनुच्छेदों के तहत मिली पहचान का प्रयोग कर रहा होता है। यही संविधान की सबसे बड़ी जीत है, जिसने इस विशाल लोकतंत्र को बांधे रखा है। प्रश्न 1, किसी भी देश के निर्माण के लिए सबसे पहले किन 2 बुनियादी तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस क्या हैं सर? ऑप्शन ए सरकार और संविधान, ऑप्शन बी भूमि और नागरिक, ऑप्शन सी संसद और न्यायपालिका, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार और कर्तव्य। राइट, सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, इसका मतलब किसी भी देश का बेसिक स्ट्रक्चर पहले भूमि और लोगों से बनता है? बिल्कुल सही कहा आपने। पीडीएफ में दिए गए बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार देखो, किसी भी देश के निर्माण के लिए सबसे पहले भूमि यानी लैंड की आवश्यकता होती है। जी सर। और उसके बाद नागरिकों यानी पीपल की जरूरत होती है। अच्छा, जिसका वर्णन भाग 2 में दिया गया है। ओके, समझ गए। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। 1950 के मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां शामिल थीं? जी। ऑप्शन ए 448 प्लस अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद 25 भाग 8 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 448 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां। ओके, सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर, क्या एग्जाम में वर्तमान समय के आंकड़े भी इन्हीं विकल्पों की तरह पूछे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसलिए व्याख्या पर ध्यान देना जरूरी है। जी सर। संविधान के ओरिजिनल बेसिक स्ट्रक्चर जो 1950 में था, उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। राइट। लेकिन अब वर्तमान समय में ये बढ़कर 448 से ज्यादा अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। दोनों ही आंकड़े ध्यान में रखने हैं आपको। जी, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, फेडरेशन नहीं। जी। यह स्पष्टीकरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन सर। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सर, यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का क्या विशेष अर्थ है फेडरेशन के मुकाबले? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अनुच्छेद 1 स्पष्ट करता है कि इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का एक संघ होगा। ओके। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसे हम इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन कहते हैं, और यही इसे फेडरेशन से अलग बनाता है। राइट सर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इनमें से किन 3 हिस्सों को शामिल किया गया है? जी सर। ऑप्शन ए केवल 28 राज्यों का क्षेत्र और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल वर्तमान राज्य और भविष्य में बनने वाले नए राज्य, ऑप्शन डी राज्य, नगर पालिकाएं और पंचायत क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, इसका मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्यूचर में मिलने वाले एरिया भी पहले से ही कंसिडर कर लिए गए हैं। सही समझिए आप। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 हिस्से शामिल होते हैं। पहला 28 राज्यों का क्षेत्र, जी। दूसरा 8 केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, राइट, जिन्हें हम एक्वायर्ड टेरिटरीज कहते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं प्रश्न 5, विदेशी या बाहरी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश, जिसे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स कहते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ओके। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। जी सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, क्या इसका कोई उदाहरण है जो एग्जाम में पूछा जा सके? बिल्कुल। विदेशी या बाहरी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 यानी एक्सटर्नल मैटर से जुड़ा है। अच्छा। वर्ष 1975 में सिक्किम का भारत में विलय इसी अनुच्छेद का एक प्रमुख उदाहरण है। जी सर, याद रहेगा। चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं। वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नाम में परिवर्तन यानी इंटरनल ऑल्टरेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो क्या अनुच्छेद 2 बाहरी राज्यों के लिए है और अनुच्छेद 3 अंदर के राज्यों के लिए? एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में बदलाव किया जाता है। राइट सर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आंध्र प्रदेश को विभाजित कर 2014 में तेलंगाना का निर्माण होना, जो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। ओके सर। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को कानून का रूप देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत यानी मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सर। ऑप्शन ए विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी, ऑप्शन बी साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, ऑप्शन सी पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऑप्शन डी प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। ओके। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, अगर सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है तो क्या इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता? यही इसका सबसे जरूरी पॉइंट है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। अच्छा। जिसका जिक्र अनुच्छेद 367 में है। इन्हें संसद केवल साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर सकती है। जी सर, समझ गए। अगला सवाल प्रश्न 8। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नया कानून बनाने पर संविधान की किन अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में स्वतः बदलाव हो जाते हैं? जी। ऑप्शन ए पहली और दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी और तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी पहली और चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी तीसरी और चौथी अनुसूची। ओके। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर, क्या इसमें किसी अलग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती? ये स्वतः बदलाव ऑटो अपडेट हो जाता है? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 4 के सप्लीमेंट्री प्रावधानों के अनुसार जब भी नए राज्य बनते हैं या सीमाएं बदलती हैं जी, तो संविधान की पहली यानी फर्स्ट और चौथी यानी फोर्थ अनुसूची में स्वतः बदलाव हो जाते हैं। राइट। चलिए अब अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9। भारत में नागरिकता या सिटीजनशिप का प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है और ये किस देश से लिया गया है? जी सर। ऑप्शन ए भाग 1 अमेरिका से, ऑप्शन बी भाग 2 ब्रिटेन या यूके से, ऑप्शन सी भाग 3 कनाडा से, ऑप्शन डी भाग 2 ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो क्या भारत और ब्रिटेन दोनों में एक ही तरह की नागरिकता प्रणाली है? हाँ, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है उसका वर्णन है। राइट। और एकल नागरिकता जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं हाँ, का ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। ओके सर। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। हाँ, भारत में नागरिकता के विषय पर कानून बनाने का सर्वाधिकार यानी एब्सोल्यूट पावर किसके पास सुरक्षित है? जी। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर, इसका मतलब नागरिकता पर फैसले सिर्फ संसद ही ले सकती है, कोई और नहीं? बिल्कुल। अनुच्छेद 11 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का सर्वोधिकार और पूर्ण अधिकार, अच्छा, जिसे एब्सोल्यूट पावर कहते हैं, केवल संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। जी सर। आगे चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। 26 जनवरी 1950 को नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 5 के तहत मुख्य शर्त या कोर कंडीशन क्या रखी गई थी? जी सर। ऑप्शन ए भारत में संपत्ति का होना, ऑप्शन बी भारत में अधिवास या डोमिसाइल होना, ऑप्शन सी सरकारी नौकरी में होना, ऑप्शन डी माता पिता का भारत में जन्म लेना अनिवार्य। ओके। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, क्या डोमिसाइल के साथ कोई और शर्त भी इस अनुच्छेद में जुड़ी हुई थी? ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 5 के अनुसार
संविधान लागू होने के समय यानी कमेंसमेंट पर नागरिकता की मुख्य शर्त भारत में अधिवास या डोमिसाइल होना था जी, जिसके साथ जन्म या 5 साल के निवास की शर्त जुड़ी थी। राइट। अब देखिए प्रश्न 12। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों जिन्हें इनकमिंग माइग्रेंट्स कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित परमिट सिस्टम की मुख्य तिथि क्या है? ऑप्शन ए 1 मार्च 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 19 जुलाई 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। ओके सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर, इस तिथि को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है परमिट सिस्टम के लिए? क्योंकि अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता तय करता है। अच्छा। जिसमें 19 जुलाई 1948 को एक मुख्य तिथि या की डेट माना गया है जब परमिट सिस्टम लागू हुआ था। जी सर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 पर। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनर्वास के लिए वापस भारत लौट आए, जिसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है, उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जी सर। ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, पीडीएफ की व्याख्या में एक शब्द लिखा है बूमरैंग इफेक्ट, ये क्या अनुच्छेद 7 से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, राइट, लेकिन बाद में भारत वापस लौट आए। इसे ही बूमरैंग इफेक्ट कहा गया है। ओके सर। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों यानी पीआईओज को अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए कहां पंजीकरण कराना होता है? ऑप्शन सर। ऑप्शन ए भारत के गृह मंत्रालय में, ऑप्शन बी विदेश में स्थित भारतीय दूतावास या डिप्लोमेटिक मिशन में, ओके, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, तो क्या विदेश में रहने वाले लोगों को भारत आने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए? सही कहा आपने। अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए जी विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। राइट सर। अब आते हैं प्रश्न 15 पर। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये किस अनुच्छेद में है? जी। ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ ड्यूल सिटीजनशिप का बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है। एकदम सही कहा। अनुच्छेद 9 में नो ड्यूल सिटीजनशिप का नियम है। अच्छा। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। जी सर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16। नागरिकों के अधिकारों का सुरक्षित रूप से बना रहना और उन्हें मनमाने ढंग से ना छीना जाना, ये किस अनुच्छेद द्वारा तय किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर, इस अनुच्छेद से नागरिकों को एक तरह की सुरक्षा मिलती है ना? जी हाँ। अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकता सुरक्षित रूप से बनी रहती है, यानी उसकी कंटिन्यूएंस होती है, राइट, और इसे किसी भी मनमाने तरीके से यानी आर्बिट्रेरली वापस नहीं लिया जा सकता। ओके सर। चलिए प्रश्न 17 पर। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने यानी एक्विजिशन के कुल कितने तरीके बताए गए हैं? जी सर। ऑप्शन ए 3 तरीके, ऑप्शन बी 4 तरीके, ऑप्शन सी 5 तरीके और ऑप्शन डी 6 तरीके। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर, क्या पीडीएफ के हिसाब से हम उन 5 तरीकों के नाम जान सकते हैं? जरूर। अनुच्छेद 11 के आधार पर बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ओके। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। जी सर। अब हम प्रश्न 18 देखेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्ति या टर्मिनेशन के कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? जी। ऑप्शन ए 2 तरीके, ऑप्शन बी 3 तरीके, ऑप्शन सी 4 तरीके, ऑप्शन डी 5 तरीके। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर, जैसे प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, वैसे खोने के जो 3 तरीके दिए गए हैं,
वो कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस अधिनियम में नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके बताए गए हैं। अच्छा। स्वैच्छिक त्याग जिसे रेनंसिएशन कहते हैं, बर्खास्तगी या टर्मिनेशन जिसका मतलब टेकिंग अदर सिटीजनशिप है, राइट। और वंचित करना यानी डेप्रिवेशन। ओके सर, नोट कर लिया। अब कुछ मेमोरी ट्रिक्स देख लेते हैं जो इस पीडीएफ में दिए गए हैं। प्रश्न 19। जी सर। अनुच्छेद 3 को याद रखने के लिए बदलाव के 3 आयाम या 3 डायमेंशंस ऑफ चेंज में क्या शामिल है? ऑप्शंस क्या है सर? ऑप्शन ए सीमा, भाषा और धर्म। ऑप्शन बी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्रफल। ऑप्शन सी जनसंख्या, नाम और क्षेत्रफल। ऑप्शन डी सरकार, राजधानी और सीमा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सर इस ट्रिक से अनुच्छेद 3 बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें नेम, बाउंड्री और एरिया आते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मेमोरी ट्रिक के अनुसार देखो, अनुच्छेद 3 भारत के अंदर राज्यों की 3 बुनियादी चीजों को दर्शाता है। जी। राज्य का नाम यानी नेम, सीमा यानी बाउंड्री और क्षेत्रफल यानी एरिया। राइट सर। और अब आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। पीडीएफ में दी गई मेमोरी ट्रिक के अनुसार इन्फिनिटी का चिन्ह किस अनुच्छेद से संबंधित है? ओके। ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सर संख्या 8 और इन्फिनिटी लूप का आपस में क्या कनेक्शन दिया गया है यहाँ? बहुत ही रोचक ट्रिक है ये। मेमोरी ट्रिक के अनुसार संख्या 8 एक इन्फिनिटी लूप की तरह दिखती है। अच्छा। जो ये दर्शाती है कि देशी या बाहर रहने वाले भारतीय, जिन्हें आउटसाइड इंडिया कहते हैं, जी, वो असीमित दूरी पर भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। बिल्कुल सर। तो इसके साथ ही हमने पीडीएफ में दिए गए सभी 20 प्रश्न और उनकी व्याख्या पूरी कर ली है। जी सर, सब क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि सारे बिंदु आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। आज की इस ट्यूशन क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।